तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे चैनल के ऊपर आ रही हाईएस्ट डिमांड वाली फिल्म को, जो कि है एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है संभवम अध्यायम ओनो। ये मूवी फिलहाल जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इसको मैं आज बहुत ही अच्छे तरीके से इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो काफी लंबी हो सकती है लेकिन एंड तक देखना, आपको अच्छे सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैसे यहाँ पर लूप्स काम करते हैं, क्या क्या होता है, आपको अच्छे सब कुछ समझ में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सुनना होगा। और हाँ, रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ली क्रॉनिन्स द मम्मी फिल्म को, साथ ही साथ भूत बंगला को। और फ्रॉम सीजन 4 का पहला एपिसोड आ चुका है जिसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। तो तब तक आप फ्रॉम सीरीज के पहले 3 सीजन को देख लीजिए और इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत जो होती है वो 1940 से 1960 के बीच के आसपास इंडिया में होती है। और तभी हम कुछ लोकल लोगों के साथ में एक फॉरेनर लेडी यानी कि एक एस्टेट की मालकिन को देखते हैं जो कि जंगल में जा रही थी। और वहां पर वो अपने से छोटी उम्र के हस्बैंड जेम्स और उसकी लवर, जो कि उनके ही एस्टेट में काम करने वाली एक मेड थी, इंडियन थी, वो उन दोनों को जंगल में मारकर दफन करने जा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। अब सबसे पहले तो वो जेम्स की लवर को एक दलदल के अंदर फेंक देती है और फिर वो अपने वर्कर्स को जाकर जेम्स को लाने के लिए कहती है। लेकिन हम देखते हैं कि जेम्स वहां से अचानक गायब हो गया था, भाग गया था। लेकिन उसकी बीवी ने उसको ढूंढ लिया होता है और वो जेम्स को मारने ही वाली थी। उसके हाथ में बंदूक भी होती है, लेकिन उसे खत्म करने से पहले वो जेम्स को उसे किस करने के लिए कहती है, जैसा कि उसने पहली बार किया था। और अब इसी का फायदा उठाकर जेम्स ने जमीन के ऊपर से एक बहुत ही नुकीली लकड़ी के टुकड़े को ले लिया था और वो पास आकर अपनी ही बीवी के पेट में उसे स्टैब कर देता है और वहां से भागने लगता है। खैर, इसके बाद में हम दिन के सीन को नोटिस करते हैं जो कि सेम ही जंगल का लग रहा था। हम एक आदमी को देखते हैं जिसने की एक काले कलर की रिंग पहनी हुई थी और वो एक दलदल से बाहर निकलकर भागने लगता है। और ये दलदल बिल्कुल वैसा ही दलदल लग रहा होता है जैसा कि शुरुआत वाली फॉरेनर लेडी ने वहां पर इंडियन मेड को फेंक दिया था। लेकिन बात ये थी कि हमें इस व्यक्ति का फेस नहीं दिखाया जाता। वहीं पर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर भी था जो कि किसी का पीछा कर रहा था। और हम एक और आदमी को भी देखते हैं जो कि पेड़ों पर एक अजीब से स्पाइरल सिंबल बना रहा होता है। खैर, उसी जंगल के अंदर हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट भी दिखाए जाते हैं जिसके अंदर 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे, जो कि असल में उस जंगल में सुअर का शिकार करने आए थे। अब एक लड़की के हाथ में गन होती है और वो एक जंगली सुअर का शिकार करने वाली थी, लेकिन अचानक से वो भाग जाता है कि तभी उसे अपने पीछे से किसी के भागकर आने की आवाज आती है। तो वो सोचती है कि शायद वही सुअर उन पर हमला करने आ रहा होगा। तो वो बिना कुछ देखे और सोचे पीछे मुड़कर उसे शूट कर देती है। और असल में उन्होंने उसी आदमी को शूट कर दिया था जो कि उस दलदल से निकलकर भागा था। और तभी अचानक से पूरा का पूरा आसमान काला हो जाता है, तेज हवा चलने लगती है और उस पुलिस ऑफिसर, वो आदमी जो कि सिंबल्स बना रहा था, और उन स्टूडेंट्स को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कि घोड़े आवाज कर रहे हों, गन शॉट की आवाज हो और बहुत सारी चिड़ियों की आवाज भी आ रही थी। खैर, अचानक से वो पुलिस ऑफिसर देखता है कि अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया था और वो जल्दी से उस जंगल से बाहर भागने लगता है कि तभी वो रोड तक पहुंच जाता है, लेकिन उसको सामने से आती हुई एक कार टक्कर मार देती है। अब उस आदमी का क्या हुआ हमको दिखाया नहीं जाता और सीन चेंज हो जाता है। हम आते हैं आनंद नाम के एक सीपीओ पर, यानी कि एक कांस्टेबल पर, जिसकी वाइफ नीतू जो थी वो प्रेग्नेंट थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आनंद था ना, वो काफी वियर्ड तरह से होश में आया था, जैसे कि वो सो रहा हो या फिर उसके साथ कुछ हो रहा था। एनीवेज, अब वो नीतू के चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था और डॉक्टर ने उसकी बीवी की ड्यू डेट यानी कि डिलीवरी की डेट अगले महीने यानी कि 24 अक्टूबर बताई थी। खैर, इसके बाद में आनंद और नीतू घर चले जाते हैं और ये दोनों ही काफी खुश थे। हमको पता चलता है कि आनंद का ट्रांसफर केरला के एक गांव में हुआ था और वो नीतू के साथ रहना चाहता था। लेकिन नीतू ये कहती है कि जॉब जरूरी है और वो अपना ध्यान रख लेगी, उसके पास आंटी भी हैं, और वो आनंद को जाकर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोल देती है। यहाँ पर आनंद भी जानता था कि पड़ोसन आंटी उसका ध्यान रख लेगी, जिसके चलते अगले ही दिन यानी कि 24 सितंबर को आनंद उसी गांव में पहुंच जाता है। लेकिन तभी आनंद को उसके पड़ोसी का कॉल आता है और वो आनंद को ये बताता है कि नीतू को अचानक से लेबर पेन शुरू हो गए थे, तो उसको हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। अब वो वहां की टपरी पर ये पूछता है कि उसको इस स्टेशन पर जाना है तो वहां पर कैसे जाया जाएगा, जिसके चलते उसको बताया जाता है कि सामने जो जीप है वो वहीं तक जा रही है और वो उसको पुलिस स्टेशन तक छोड़ देंगे। अब उस जीप के अंदर ड्राइवर के साथ एक आदमी था जो कि उससे बदतमीजी करता है और पीछे बैठने के लिए बोलता है। अब पीछे उस जीप के अंदर एक आदमी और था और उसकी बेटी भी थी। और क्योंकि अब आनंद जो होता है वो अपनी बीवी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कॉल लग नहीं रही होती, तो वो आदमी आनंद को बताता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ BSNL का नेटवर्क लगता है और वो आनंद को अपना ही फोन देता है। पहले तो ड्राइवर मना करता है कि इस आदमी को अपनी बीवी का नंबर मत दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब पहले तो नीतू कॉल नहीं उठाती, लेकिन बाद में वो कॉल बैक करती है और वो आनंद को ये बताती है कि उनको एक बेटी पैदा हुई है और ये बात सुनकर वो बहुत ही खुश हो गया था।
लेकिन अब उस जीप का ड्राइवर बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, गलत कहने लगता है और इस बात से आनंद बहुत गुस्से में आ गया था। लेकिन अचानक से ही उनकी स्टेयर के बीच में होता यह है कि एक आदमी उनकी जीप के सामने आकर टकरा जाता है और आनंद जो होता है वो जल्दी से उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल भागता है और वो आदमी वही पुलिस ऑफिसर था जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और अब एटलीस्ट एक गुत्थी तो सुलझ जाती है कि हाँ, वो आदमी आनंद के सामने ही टकराया था। अब यहाँ पर इन सभी लोगों को पता चलता है कि आनंद भी एक पुलिस वाला है, जिसके चलते सभी डर गए थे, एज अब तक वो नहीं जानते थे कि वो पुलिस वाला था। अब वो जो लड़की होती है ना यहाँ पर जो बैठी हुई थी, वो नोटिस करती है कि रोड के ऊपर खून से वो आदमी जो था वो एक स्पाइरल जैसा सिंबल बना रहा था, जैसा सेम सिंबल वो दूसरा आदमी पेड़ों के ऊपर बना रहा था जिसको हमने शुरुआत में देखा। खैर, फिर हॉस्पिटल में आनंद को सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन और कांस्टेबल जोशी मिलते हैं। अशोकन आनंद का वेलकम करता है और वो जोशी को उसी पुलिस ऑफिसर के फैमिली मेंबर्स को बुलाने के लिए कहता है और जब तक उस पुलिस ऑफिसर के फैमिली मेंबर्स नहीं आते तो वो जोशी को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। फिर इसके बाद में अशोकन और जोशी जो होते हैं वो आनंद को चाय पिलाने के लिए कैंटीन लेकर जाते हैं और वहाँ वो तीनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। हमको पता लगता है कि आनंद के पिता भी एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन उसे अपने डैड के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है क्योंकि उसके जन्म से पहले ही वो कहीं चले गए थे और गायब हो गए और उनके ऐसे गायब हो जाने का दुख आनंद की माँ को इतना ज्यादा हो गया था कि वो भी गुजर गई। और फिर आनंद ऑर्फनेज में ही पला बड़ा था। उसका ट्रांसफर वहां पर इसलिए हुआ क्योंकि उसने काम की वजह से अपने सीनियर को सैल्यूट नहीं किया था। उन दिनों उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और काफी कॉम्प्लिकेशंस भी थे जिसके चलते वो सैल्यूट करना भूल गया। तो अशोकन हंसने लगता है और कहता है कि रिस्पेक्ट दिल से होनी चाहिए, सैल्यूट से कुछ नहीं होता। खैर, अब अशोकन को एक कांस्टेबल का कॉल आता है जो कि ये बताता है कि कांस्टेबल रेजी ने कुछ लोगों को पकड़ा है क्योंकि वो जंगल के दूसरी साइड यानी कि जो उनके इलाके में नहीं आता वहां पर कंटेंट शूट कर रहे थे 2 लड़कियों के साथ में, जो कि गंदा कंटेंट था। लेकिन उन लोगों के कनेक्शंस पॉलिटिशियंस के साथ हैं। ऊपर से जहां पर ये लोग कंटेंट शूट कर रहे थे वो केरला पुलिस के अंडर भी नहीं है और उधर वो लोग रेजी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो लड़की थी वो वीडियो शूट कर रही थी। लेकिन जैसे ही कॉल रुकती है तो रेजी उन लड़कों को पीटने लगता है और वो एक आदमी के पीछे भी भागता है। अब रेजी उस आदमी को पकड़ तो लेता है लेकिन वो दोनों अपने सामने कुछ ऐसा देखते हैं जिसको देखकर वो दोनों ही शॉक्ड रह गए थे, काफी हैरान हो गए थे। खैर, अब तभी वहां पर अशोकन और आनंद आ जाते हैं। उनको पता चलता है कि रेजी को असल में वहां जंगल में एक पुलिस ऑफिसर की लाश मिली है और उस लाश का फेस कीचड़ से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दलदल के अंदर से निकला हो। अब रेजी का अंदाजा ये था कि वो लाश जो है वो असल में तमिलनाडु के पेरुमलाई पुलिस स्टेशन के ऑफिसर की है, लेकिन पेरुमलाई पुलिस स्टेशन का एएसआई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। तो अशोकन पहले 2 कांस्टेबल्स को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और वो उन्हें एएसआई को लगातार कॉल करने के लिए बोलता है। साथ ही साथ उसने ये कहा था कि जल्दी से फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाए। फिर हम उसी जंगल में एक और ऑफिसर को देखते हैं जिसके पैर में बहुत ही बुरी तरह से इंजरी हो गई थी और वो अपने साथियों को आवाज लगा रहा था। तभी हम देखते हैं कि कार में बैठकर रेजी, आनंद और अशोकन जा रहे होते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि शुरुआत वाला जो ऑफिसर था जो कि फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि आनंद की कार के सामने टकराया था, उसकी जो वॉकी टॉकी थी ना वो इनके पास थी। अब अचानक से वो ऑफिसर जिसके पैर में इंजरी थी उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसके पास एक रेडियो था और उसकी हेल्प से वो अशोकन की कार के अंदर रखे हुए उसी रेडियो से कनेक्ट हो जाता है। वो ऑफिसर अपना नाम स्टीफन बताता है। वो बोलता है कि वो पेरुमलाई पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है और वो उस जंगल में अपनी टीम के साथ आया था कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, जो कि उनसे बचकर उस जंगल में छुप गए थे और अब उसकी बाकी टीम भी मिसिंग है और ऊपर से उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया है, वो उठ नहीं सकता। लेकिन अशोकन कहता है कि वो इलाका उनके अंडर नहीं आता और वो जंगल के अंदर नहीं आ सकते। फिर स्टीफन जो होता है वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि आज उसकी बीवी की डिलीवरी है और वो अपने बच्चे को देखे बिना नहीं खत्म होना चाहता। और ये बात सुनकर आनंद अशोकन को कहता है कि उन्हें स्टीफन की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन रेजी कहता है कि वो जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन आनंद और अशोकन स्टीफन को बचाने के लिए तैयार थे क्योंकि जब तक वो पेरुमलाई स्टेशन के एएसआई को कांटेक्ट करते, जब तक फॉर्मेलिटीज होती, तब तक ये पुलिस ऑफिसर जिंदा नहीं बचता। अब हमको कहानी दिखाई जाती है स्टीफन और उसकी टीम की, जो कि उस जंगल में कैसे पहुंचे थे। असल में स्टीफन अपनी टीम के साथ एक बस में 4 क्रिमिनल्स को लेकर दूसरी जेल में जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो क्रिमिनल्स जो होते हैं वो एक पुलिस ऑफिसर की गन छीन लेते हैं और गन पॉइंट पर वहां से भाग जाते हैं। उन क्रिमिनल्स ने एक पुलिस ऑफिसर को गोली भी मारी थी। अब स्टीफन के साथ पीटर, मुथुवेल, मुनिस्वामी और सेल्वम जो होते हैं वो जंगल के अंदर उन चारों को पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल सेल्वम को एक बेल यानी कि वाइन की मदद से उसका गला घोट कर उसे मार डालते हैं और फिर वो उसको वहीं पर लटका देते हैं।
दूसरी ओर मुथुवेल स्टीफन के साथ था और मुथुवेल को डर लग रहा था क्योंकि उस जंगल के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी और लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक मंदिर है और वहां पर बहुत सालों पहले इंसानी बलि दी जाती थी। लेकिन जब से वहां पर इंसानी बलि देना बंद करी गई है तो लोगों का मानना है कि उस जंगल की जमीन पर खून नहीं गिरना चाहिए और ना ही वहां पर जोर से आवाज करनी चाहिए। और मुथुवेल ने मंदिर की बात करी ही थी कि तभी वो दोनों उस मंदिर यानी कि उस प्रतिमा तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी जिसका फेस जो था वो बिल्कुल कौवे जैसा था और बॉडी एक इंसान की होती है। वो शायद किसी तरह की डीएटी थी यानी कि उस जगह पर पूजे जाने वाली एक लोकल सुपरनैचुरल बीइंग, जैसे कि कांतारा मूवी के अंदर पंजुर्ली देव को पूजा जाता था, बिल्कुल सेम तरह से ये डीएटी होती है। लेकिन स्टीफन जो होता है वो मुथुवेल से ये कहता है कि ये सारी कहानियां हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, लोग यहाँ पर क्या क्या बोलते रहते हैं। और वो मुथुवेल को अलग अलग होकर उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुथुवेल काफी डरपोक था, कमजोर था और तभी उसके पीछे से दो क्रिमिनल्स आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टीफन उसकी आवाज सुनकर जल्दी से जाकर मुथुवेल को बचाता है और स्टीफन उन क्रिमिनल्स को सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन जब वो सरेंडर नहीं करते तो स्टीफन एक क्रिमिनल के शोल्डर पे शूट कर देता है। अब जैसे ही उस क्रिमिनल के शोल्डर से खून निकलता है, गन की आवाज होती है और ये खून जमीन पर लगता है तो अचानक फिर से आसमान काला हो गया था और बिल्कुल सेम आवाजें आ रही थी जैसे कि शुरुआत में उन सबको आई थी। और तभी अचानक से स्टीफन देखता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन अब ना वहां पर मुथुवेल था और ना वो दो क्रिमिनल्स थे। और अब मुथुवेल को ढूंढने के लिए स्टीफन जो होता है वो जंगल के सामने बनी हुई स्टैचू से राइट साइड भागने लगता है और अचानक से वो किसी चीज से टकरा जाता है और नीचे गिर पड़ता है और ऐसे ही स्टीफन के लेग में इंजरी आई थी और इसके बाद ही उसने अशोकन से और आनंद से कांटेक्ट किया था। अब आनंद, अशोकन और रेजी को दिखाया जाता है जो कि स्टीफन को ढूंढने के लिए जंगल में काफी अंदर तक आ गए थे। वहां पर बारिश भी हो रही थी। यहाँ पर अशोकन आनंद को उस जंगल के बारे में कहानियां सुनाता है, बोलता है कि इससे पहले भी उस जंगल में बहुत से लोग गायब हुए हैं और सबसे पहला केस यहाँ पर उसके अंदाजे में और लोकल लोगों के हिसाब से 1940s और 1960 में आया था, जहां पर एक पुर्तगाल लेडी के एस्टेट में काम करने वाली एक लड़की गायब हो गई थी और लोगों का ये कहना था कि उस लड़की का अफेयर उस एस्टेट की मालकिन के हस्बैंड के साथ था और एस्टेट की मालकिन और उसका हस्बैंड दोनों ही पुर्तगीज थे। यहाँ पर अशोकन उनकी बात कर रहा था जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और हम जानते हैं कि उस लेडी ने वाकई में ये किया था, ये कोई कहानी नहीं थी। खैर, अशोकन बोलता है कि लोगों का ये कहना है कि उस पुर्तगीज औरत ने अपने हस्बैंड और उसकी लवर को उसी जंगल में लाकर खत्म कर दिया था और फिर जब अशोकन ने यहाँ पर चार्ज लिया था तो सेम उसी जगह पर एक आदमी की लाश मिली थी जहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर की लाश मिली। लेकिन खास बात ये थी कि उस आदमी का सर नहीं था और लोगों का ये कहना है कि वो लाश उसी पुर्तगीज लेडी के हस्बैंड की थी। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि वो जो लाश थी वो कुछ दिन पहले ही खत्म हुई थी, यानी कि जब उसने चार्ज लिया था उस वक्त जो लाश थी वो काफी ताजी थी। तो 80 साल पहले की जो लाश थी वो यहाँ पर इस तरह की तो नहीं होगी, वो कंकाल बननी चाहिए थी। लेकिन एक और वियर्ड बात ये थी कि कुछ ही टाइम बाद उनको वहां पर एक खोपड़ी भी मिली थी और वो जो खोपड़ी थी वो पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी और लोगों का ये मानना था कि ये उसी फॉरेनर का सर है, उसी की खोपड़ी है। लेकिन ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो जाएगा। यानी कि लाश ताजी थी लेकिन खोपड़ी कंकाल बन गई थी। तो इसलिए अशोकन इन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। खैर, अब ये तीनों भी उसी मंदिर तक पहुंच गए थे, उसी स्टैचू तक आ गए थे। स्टीफन उन्हें रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उनको बताता है कि वो उस मंदिर के पास वाले ही पेड़ के पास बैठा हुआ है और वो पेड़ वहां के पेड़ों में सबसे बड़ा है और उसकी ढेर सारी बेलें भी हैं और उसने वहां से राइट लिया था। खैर, फिर वो तीनों उसी पेड़ को ढूंढने लगते हैं, राइट लेते हैं कि इतने में ही अशोकन के पास में पेरुमलाई के एएसआई का कॉल आता है। वो अशोकन को बताता है कि उनके स्टेशन में जॉर्ज नाम का कोई भी इंस्पेक्टर नहीं है और जब एएसआई अशोकन से पूछता है कि वो कहाँ पर है तो अशोकन उसे उस मंदिर और जंगल के बारे में बताता है। तो जब पेरुमलाई का एएसआई ये सुनता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उन तीनों को वहां से जल्दी निकलने के लिए कहता है क्योंकि उस जंगल में कोई भी इंसान नहीं जाता और फिर एएसआई कॉल रख देता है क्योंकि वो खुद एक जातिवाद वाले केस पर काम कर रहा था। अब रेजी जो होता है वो ये कहता है कि उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन आनंद का ये कहना था कि स्टीफन से फिर से बात करनी चाहिए। अब अशोकन फिर से स्टीफन से संपर्क करता है और वो स्टीफन से पूछता है कि वो सच में है कौन। लेकिन वो यही बात बोले जा रहा था कि वो पेरुमलाई का इंस्पेक्टर है, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि अगर ऐसा होता तो एएसआई सब कुछ पहचान लेता। तो आनंद जो होता है वो अशोकन से फिर से एएसआई को कॉल करने के लिए कहता है और इस बार आनंद स्टीफन की बात एएसआई से स्पीकर पर ही करवा देता है। तो स्टीफन कहता है कि पेरुमलाई का एएसआई तो मुथुवेल है और वो उसको मुथुवेल समझ रहा था। अब मुथुवेल का नाम सुनकर तो एएसआई शॉक्ड रह जाता है और वो अशोकन से स्टीफन का पूरा नाम पूछता है और जब स्टीफन अपना नाम बताता है तो वो था स्टीफन जॉर्ज। और ये नाम सुनकर पेरुमलाई का एएसआई अशोकन को ये बताता है कि स्टीफन नाम का इंस्पेक्टर तो था लेकिन 30 साल पहले, जी हाँ, और वो अपनी टीम के साथ कहीं गायब हो गया था और मुथुवेल उसी एएसआई का पिता है।
खैर अब एएसआई ये बताता है कि जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता और उन तीनों को भी जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलना होगा। और ये बोलकर टेंशन में आकर एएसआई कॉल रख देता है। फिर रेजी आनंद पर भड़कने लगता है कि वही उनको वहां पर लेकर आया और आनंद भी रेजी के ऊपर भड़क गया था। फिर रेजी गुस्से में उस जंगल से बाहर जाने लगता है और हम देखते हैं कि जिस पेड़ की बात स्टीफन कर रहा था वो तो उनके सामने ही था, लेकिन वहां पर स्टीफन कहीं नहीं था। और तभी स्टीफन उनको बताता है कि असल में जिस चीज से वो टकरा कर नीचे गिरा था वो एक लाश थी, वो भी एक पुलिस वाले की, जो कि केरला पुलिस से था और उसकी नेम प्लेट पर अशोकन लिखा हुआ था। ये बात सुनकर तो उन तीनों के होश उड़ गए थे, यानी कि यहाँ पर मिस्ट्री बहुत ही खतरनाक थी। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अशोकन और आनंद को उस पेड़ के पास दो लोगों के कंकाल मिल जाते हैं। एक कंकाल स्टीफन का था और दूसरा कंकाल अशोकन का था, यानी कि अलग अलग टाइम से यहाँ पर काफी सारे लोग आपस में जुड़ गए थे और दोनों ही एक दूसरे को ऐसी कहानी सुना रहे थे जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। मतलब कि 30 साल पहले का इंस्पेक्टर जो था वो बोल रहा था कि जो 2024 का अशोकन है उसकी लाश उसके सामने पड़ी है, और अशोकन और आनंद के सामने स्टीफन और अशोकन की खुद की लाश पड़ी हुई थी, जबकि रियल अशोकन वहां पर खड़ा हुआ था। अब इस चीज को देखकर तो दोनों का दिमाग हिल जाता है और यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। अब आनंद जब स्टीफन से डेट और साल पूछता है तो स्टीफन बोलता है कि आज की तारीख है 26 मई 1994 और तब जाकर मूवी का पहला ट्विस्ट सामने आता है। असल में वो सभी अब एक टाइम लूप में फंस गए थे और स्टीफन 1994 से वहां पर लूप में फंसा हुआ था जिसने 2024 में संपर्क कर दिया था। और अगर आपको लग रहा है कि यही एक ट्विस्ट है तो वेट करो, अब यहाँ पर जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट जो मिस्ट्री आने वाली है वो तो आपका दिमाग ही खराब कर देगी। फिर इसके बाद में हम उसी पुलिस ऑफिसर के फैमिली मेंबर्स को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था, जो कि आनंद की कार के सामने टकराया था। और फिर जोशी अशोकन को कॉल करके बताता है कि जो पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था वो थोड़ी देर पहले गुजर गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि उस आदमी का नाम है पीटर और उसकी बीवी और बच्चे उससे मिलने आए थे। तो अशोकन कहता है कि इसमें दिक्कत क्या है, तो जोशी बताता है कि पीटर की बीवी तो 50 साल की है और पीटर 30 साल का, और जो कुछ पीटर की बीवी और बच्चों ने उसको बताया है उसके अकॉर्डिंग पीटर का जन्म 1964 में हुआ था, यानी कि उसकी उम्र लगभग 60 के आसपास होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर सामने आता है दूसरा ट्विस्ट। असल में पीटर जो था वो स्टीफन का ही टीम मेंबर था और वो पता नहीं कैसे 1994 से 2024 में आनंद की कार के सामने टकरा गया था। अब इन सब से तो आनंद और अशोकन का दिमाग खराब हो जाता है। इनफैक्ट वो पुलिस ऑफिसर्स को ही डांटने लगता है। मतलब जो कुछ भी था ये लोग जंगल के अंदर फंस चुके थे और अलग अलग समय से लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। फिर हम कुछ फॉरेंसिक ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि उसी ऑफिसर की लाश का फेस साफ कर रहे थे जो कि जंगल के अंदर मिली थी, और उसकी पॉकेट चेक करने पर उनको पता चलता है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज थी। फिर इसके बाद एक कांस्टेबल क्राइम सीन से अशोकन को कॉल करके बताता है कि जो लाश रेजी सर को मिली थी वो असल में रेजी की खुद की लाश है। जी हाँ, अशोकन ये सुनकर उन दोनों को गालियां देने लगता है कि रेजी को खुद की लाश कैसे मिल सकती है, और वो कांस्टेबल कहता है कि फॉरेंसिक वालों ने उस लाश का फेस साफ किया था और वो रेजी सर जैसा लग रहा था। और वो बोलता है कि आपने अगर अशोकन सर के हाथ में काली अंगूठी को नोटिस किया होगा तो वो रेजी सर की है, और अगर आपने भी नोटिस किया हो तो आप भी समझ गए होंगे कि वो लाश रेजी की ही थी, क्योंकि रेजी ने ही काली रिंग पहनी हुई थी। और मूवी के अंदर कई बार हमने रेजी को हाथ में वो काली रिंग पहने देखा था। और आपको एक चीज और याद होगी कि शुरुआत में हमको काफी सारे कैरेक्टर भागते हुए नजर आए थे, जिसके अंदर ये काली रिंग वाला भी कैरेक्टर था, तो वो कोई और नहीं बल्कि रेजी खुद था। समहाउ ये लोग यहाँ पर एक लूप जैसी चीज में फंस गए थे या फिर वक्त के चक्र में फंस गए थे। खैर तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और हम रेजी को देखते हैं जिसे सेल्वम का कंकाल दिखता है जो कि पेड़ से लटक रहा था, और ऐसा हुआ था 1994 में। उन क्रिमिनल्स ने ऐसा किया था। खैर तभी रेजी वहां से डर के मारे भागने लगता है और वो एक दलदल में गिर गया था और अब वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर तुरंत ही वहां पर अशोकन और आनंद आते हैं और वो रेजी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता कि तभी अचानक से अशोकन के हाथ में चोट लग गई थी और उस चोट से निकलकर एक खून की बूंद जमीन पर गिर पड़ती है, या फिर ये कहें कि जड़ पर गिर पड़ती है। और तभी फिर से सेम चीज होती है, काला आसमान होता है, अजीब और तेज आवाजें आती हैं। तभी अशोकन अपनी गन निकालकर हवा में शूट कर देता है और बस अचानक से आनंद खुद को जंगल के किसी दूसरी जगह पर पाता है और अब वहां पर रात थी और कोई लेडी आनंद की तरफ आ रही होती है और वो लेडी वही पोर्तुगीज लेडी थी, यानी कि वही 1940 से 1960 के आसपास वाली। और आनंद जब पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे जेम्स होता है जिसका सर नहीं था।
और तभी हम देखते हैं कि वो पुर्तगीज लेडी आनंद से पूछती है कि वो कौन है। वो अचानक से उस पर शूट कर देती है और वो जो सरकटी लाश थी जेम्स की, वहां से खून जो होता है वो जमीन पर गिर पड़ता है और अचानक से आनंद होश में आ गया था और अब वो खुद को सेम उसी जगह देखता है जहाँ पर वो दलदल था, लेकिन ना तो वहां पर अशोकन था और ना ही दलदल के अंदर रेजी होता है, लेकिन वही एक पेड़ के पीछे एक छोटी लड़की रो रही थी। और जब आनंद उसके पास जाता है तो वो उसको बताती है कि उसका छोटा भाई जंगल में कहीं खो गया है। तो आनंद उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलता है और वो उस लड़की के भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां पर अशोकन की लाश मिलती है जो कि वहीं पर पेड़ के पास थी। और हो सकता है कि अशोकन जो था वो 1994 के ही टाइम के अंदर चला गया था और उन्हीं क्रिमिनल्स ने उसको पुलिस वाला समझकर स्ट्रैंगल करके खत्म कर दिया। हालांकि ऐसा दिखाया नहीं गया था, लेकिन ये मेरी एक थियरी है। और हाँ, इसी लाश को बाद में देखा था स्टीफन ने जब वो पेड़ के पास घायल पड़ा हुआ था। तो अब आपको समझ में आया होगा कि स्टीफन को कैसे अशोकन वहां पर खत्म हुआ मिला था और फिर 2024 के अंदर कैसे वहां 2 कंकाल पड़े हुए थे। खैर, अब अचानक से एक क्रिमिनल आनंद के ऊपर हमला कर देता है तो आनंद उस छोटी लड़की को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है और फिर वो खुद को किसी तरह से आजाद करके वहां से भागता है। उधर बाकी के क्रिमिनल्स पीटर को पकड़कर उसे भी स्ट्रैंगल करने लगते हैं और आनंद ये सब दूर से देख रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कि क्या ये सच भी है या फिर नहीं। फिर आनंद वहां से भागता है और उस मंदिर के पास आनंद को स्टीफन मिलता है और वो स्टीफन को बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। फिर आनंद स्टीफन से डेट और साल पूछता है तो स्टीफन बताता है कि कैसी अजीब बात है, आज है 26 मई 1994। ये सुनकर आनंद समझ जाता है कि वहां पर कुछ तो अजीब था और वो आ चुका था 1994 में। अब यहाँ पर चमगादड़ स्टीफन के ऊपर पोटी कर देते हैं और फिर तभी उन दोनों को मुत्तुवेल के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर जल्दी से स्टीफन जाकर मुत्तुवेल को बचाता है। ये वही सीन था जो कि हमने पहले भी देख रखा था। अब यहाँ पर स्टीफन फिर से पहले की तरह एक क्रिमिनल को कंधे पर शूट करता है और जैसे ही उस क्रिमिनल का खून जमीन पर गिरता है फिर से सेम इवेंट्स होने लगते हैं। गन फायर हुआ था और खून गिरा था। तो अचानक से आनंद फिर से कहीं और चला जाता है और इस बार आनंद उसी अजीब आदमी को देखता है जो कि पेड़ों पर अजीब से स्पाइरल सिंबल बना रहा था और वो उस मंदिर के पास भी सेम सिंबल को बना रहा होता है। अब फिर आनंद उस आदमी को छुपकर देखने लगता है और वहीं मंदिर के पास पीटर भी छुपा हुआ था, लेकिन तभी वो अजीब सा आदमी आनंद को देख लेता है, लेकिन वो डरता नहीं है। अचानक से उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हीं स्टूडेंट्स ने चलाई थी और इसका मतलब ये था कि रेजी अब मारा गया था। यानी कि रेजी जो था वो दलदल में गिरने से नहीं मरा था, बल्कि उसको उन्हीं 5 स्टूडेंट के अंदर वो जो लड़की थी उसने शूट कर दिया था। आपको याद होगा कि शुरुआत में एक आदमी भाग कर आया था और उस लड़की ने किसी को शूट कर दिया था जिसके कपड़े जो थे वो कीचड़ में सने हुए थे। तो वो कोई और नहीं बल्कि रेजी था जो कि 2024 से किसी तरह से एक टाइम लूप में फंस गया था और उसको वापस भेज दिया गया था किसी और समय में जहाँ पर वो 5 स्टूडेंट थे। खैर, अब क्योंकि रेजी का खून नीचे गिर गया था और साथ ही साथ गन शॉट की आवाज आई थी तो आनंद फिर से कहीं और पहुंच जाता है और इस बार वो फिर से उसी रात में चला गया था जहां पर जेम्स की बीवी उसे खत्म करने वाली थी। यानी कि टाइमलाइन वही थी 1940 और 1960 वाली, लेकिन जो पॉइंट ऑफ टाइम था वो थोड़ा सा अलग था। जैसे कि पहले वाले टाइम के अंदर वो शायद 9 या 10 बजे के आसपास पहुंचा होगा, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा पहले 8:30 के आसपास आ गया था। अब आनंद पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था और हम नोटिस करते हैं कि जेम्स अपनी वाइफ को स्टैब करने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक आदमी जो कि जेम्स की बीवी के लिए काम करता था वो गन लेकर जेम्स को खत्म करने आता है, लेकिन जेम्स जो होता है वो उसे गन छीनने की कोशिश करता है और इसी के चलते होता यह है कि हवा में गोली चल गई थी और वो जो आदमी होता है वो नीचे गिर पड़ता है। अब जेम्स जो था वो बंदूक लिए खड़ा हुआ था, लेकिन तभी एक दूसरा आदमी आकर उसका गला काट देता है, जिससे होता यह है कि यहाँ पर खून फिर से जमीन पर गिर गया था और गन शॉट की आवाज आई थी। तो आनंद अब फिर से किसी और टाइम में चला जाता है और इस बार वो अजीब सा आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था जो कि पेड़ों के ऊपर मंदिर के ऊपर स्पाइरल बना रहा था और अब हमको पता चलेगा कि असल में वहां पर हो क्या रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। सो वो आदमी आनंद से ये पूछता है कि जब से वो जंगल के इतनी अंदर आया है तब से उसने वहां पर क्या एक भी कौवा देखा है। तो आनंद कहता है कि नहीं। तो वो आदमी आनंद को सारी बात बताता है। सो आज से बहुत साल पहले यानी कि 1400s के आसपास उस जंगल के अंदर एक ट्राइब रहा करती थी जो कि उस हाफ क्रो और हाफ ह्यूमन वाली स्टैचू की पूजा करती थी। उनका मानना था कि क्रोस खुशी और समृद्धि लाते हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं जो थीं वो कौवों को खाना खिलाया करती थी और उनका ये मानना था कि ऐसा करने से कौवे उनके और उनके बच्चों के दुख अपने साथ ले जाएंगे, उनको ब्लेसिंग्स देंगे। उनको लगता था कि ये ईश्वर के प्रतीक हैं। खैर, फिर कुछ ही समय के बाद में केरला के अंदर एक पुर्तगीज राजा आया जिसका नाम था लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो और उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि सिर्फ राजा को पूजा जाएगा और उसने केरला के सारे मंदिर बंद कर दिए और सभी रेयर और वैल्यूएबल स्टैचूज और आर्टिफैक्ट्स को पुर्तगाल भेज दिया।
फिर एक दिन उसे उस ट्राइब और उनके उस स्टैचू के बारे में पता चला, तो वो उस स्टैचू को हटाने के लिए उस जंगल के अंदर गया था, लेकिन वो स्टैचू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ट्राइब ने काफी रिक्वेस्ट करी कि ऐसा ना करा जाए, लेकिन उस राजा ने हाथी इस्तेमाल की और हर तरीके से उस स्टैचू को हिलाने की कोशिश करी, और आखिर में गुस्से में आकर उसने उस पूरे ट्राइब का खात्मा कर दिया, जिसके अंदर इस्तेमाल करा गया था गन शॉट्स का, और यहाँ पर खून गिरा था जमीन पर, और उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। साथ ही साथ उसने वहां के सारे कौओं को भी जला दिया था। अब यहाँ पर सामने आता है चौथा ट्विस्ट। अब वो आदमी आनंद को बताता है कि वो स्टैचू जो कि खुशी और समृद्धि देता था, उस स्टैचू के पास समय का पूरा कंट्रोल भी था, और उस राजा ने जो खून उस जमीन पर बहाया था, उस वजह से वो खुशी और समृद्धि देने वाले शांत स्टैचू की जगह क्रोधित और क्रूर बन गया, और उसने उस राजा और उसके सोल्जर्स को अपने समय के जाल में फंसा दिया। उस राजा को उस स्टैचू तक पहुंचने में खाली 1 घंटा लगा था, लेकिन जब वो वहां से वापस जा रहा था तो वो कभी जंगल से बाहर नहीं निकल पाया, और ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीते, साल बीते, लेकिन वो कभी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए, और आज भी वो राजा यहीं पर जंगल के अंदर भटक रहा है अपने सफेद घोड़े पर अपनी सेना के साथ में। वो आदमी बताता है कि जब जब इस धरती पर खून गिरेगा, साथ साथ गन शॉट्स की आवाज होगी, तब तब समय अपना खेल खेलेगा, वक्त बदल जाएगा, और जब जब उस धरती पर खून गिरेगा तब वो स्टैचू लोगों को सेम उस टाइम में टेलीपोर्ट कर देगी जब कहीं पर भी खून धरती पर गिरा हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आनंद पहले 1994 में ट्रांसपोर्ट हो गया था जब उसे स्टीफन मिला था, और स्टीफन ने उस क्रिमिनल को गोली मारी थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे ही खून गिरेगा और गन शॉट की आवाज आएगी, वैसे ही यहाँ पर समय बदल जाएगा। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी गोली चलेगी और जमीन पर खून बहेगा, तब जो भी इंसान उस जंगल के अंदर होगा, वो हर एक इंसान उस लूप के अंदर फंस जाएगा। और अभी तक हमने यहाँ पर 4 समय देख लिए हैं। पहला तो था 1940 से 1960s का समय, उसके बाद में 1994 की 2 टाइमलाइन है, और 1994 के 2 समय हैं। पहले जिसके अंदर रेजी पर वो स्टूडेंट शूट करते हैं, और दूसरा जिसके अंदर स्टीफन ने उस क्रिमिनल पर शूट किया था। तो इसका मतलब यह है कर्ज तो शुरू हुआ था राजा से, और दूसरा लूप तब बना जब जेम्स और वो आदमी गन शॉट के लिए आवाज कर रहे थे, और फिर वो दूसरे आदमी ने आके जेम्स का सर काट दिया था। तो खून और गन शॉट की आवाज से दूसरा लूप यहाँ पर बन गया। और अब बात करते हैं 1994 के लूप के बारे में। तो स्टीफन जो था उसने क्रिमिनल को गोली मार दी थी और खून जमीन पर गिर गया था, तब एक और लूप बन गया। बात करें उन 5 बच्चों के बारे में, जहां पर 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे जो कि जंगल में शिकार करने आए थे। वो लूप में तब फंसे होंगे जब उन्होंने रेजी को गोली मारी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेजी वहां पर कैसे पहुंचा। तो 2024 के अंदर जब रेजी दलदल के अंदर गिर गया था, तो वहां पर अशोकन का खून जमीन पर गिरा और साथ ही साथ उसने गोली चला दी थी, जिसके चलते ही एक और लूप क्रिएट हो गया था, जिसके चलते वो टाइमलाइन के अंदर शिफ्ट हो गए। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक लीनियर टाइमलाइन चल रही है, लेकिन बस यहाँ पर अलग अलग वक्त चल रहा है। जैसे कि एक राजा वाला समय होगा, एक 1940s वाला समय होगा जहाँ पर जेम्स और उसकी बीवी थी, एक होगा 1994 वाला समय, और एक ऑब्वियस सी बात है 2024 वाला। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो सारा का सारा फोकस जो मूवी का है वो है 1994 26 मई पर। यानी कि चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पर ज्यादा टाइमलाइंस भी नहीं है, एक सिंगल लीनियर टाइमलाइन चल रही है, बस यहाँ पर साल अलग अलग हैं, और इन्हीं सालों में सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो टेलीपोर्ट होते रहते हैं। इस लूप को एक्टिव करने में, कर्स को एक्टिव करने में चीज लगती है एक तो बंदूक की आवाज और खून का नीचे गिरना। जब बहुत तेज आवाज होगी, स्पेशली गन साउंड्स की, तभी यहाँ पर ये लूप एक्टिव होगा, तभी टाइम शिफ्ट होता है, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी टाइम शिफ्ट नहीं होगा। आपको याद होगा कि 1994 में सेल्वम को उन क्रिमिनल्स ने हवा में लटका कर मार दिया था, उसको बेलों से लटका दिया गया था, लेकिन वहां पर टाइम शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि ना तो वहां पर बंदूक चली थी और ना ही खून गिरा था। तो यहाँ पर 2 मैंडेटरी चीज हैं, एक खून गिरना चाहिए इस श्रापित जमीन पर, और दूसरा ये है कि गन शॉट की आवाज आनी चाहिए, या फिर कोई और ऐसी आवाज जो कि बहुत तेज गूंजती हो। अब यहाँ पर हर एक गन शॉट और ब्लड के साथ में जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में शिफ्ट होते रहते हैं। बस ये हो सकता है कि कोई 1994 के दोपहर के समय में पहुंचेगा, कोई हो सकता है उससे 1 घंटे पहले पहुंचे, कोई हो सकता है कि 30 मिनट बाद पहुंचेगा, लेकिन इस तरह से ही यहाँ पर शिफ्ट होते रहते हैं। लेकिन हाँ, इस बात को बिल्कुल याद रखना कि गन शॉट और ब्लड का जमीन पर गिरना मैंडेटरी है, और एक बार जब कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर फंस गया तो वो हर बार उस इंस्टेंस में जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जाएगा जहाँ पर कभी भी खून बहा होगा और गन शॉट की आवाज आई होगी। एनीवेज, अब वो आदमी आनंद को ये बताता है कि अगर उसे वो लूप तोड़ना है, यानी कि ये साइकिल तोड़नी है, तो उसे वो इवेंट होने से रोकना होगा जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। वो जो आकृति है वो आक्रामक हुई थी। अब आनंद उस आदमी से ये पूछता है कि आखिर वो है कौन और उसको इतना कुछ कैसे पता है। तो आदमी कहता है कि वो वही इंसान है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था, और उसने ही राजा को उस ट्राइब के बारे में बताया था। वो था एक जासूस,
हाउस। खैर फिर इसके बाद आनंद वहां से चला जाता है और तभी बारिश शुरू हो गई थी। खैर तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो 2024 के ही लूप में आ चुका था, यानी कि वो दूसरा आदमी जो था वो भी 2024 में ही था। आनंद को अब रेजी की आवाज सुनाई देती है जब वो दलदल के अंदर फंसा हुआ था। वो उसको बचाने भी जाता है, लेकिन तभी वहां पर वो पेड़ के पीछे छुपकर उसको देखने लगता है और शॉकिंगली यहाँ पर रेजी ने उसको देख लिया था। और जब रेजी और आनंद जो होते हैं वो आनंद और अशोकन को ही वहां से आते देखते हैं उसको बचाने के लिए, जैसा कि इनिशियली हुआ था 2024 में जब ये सब कुछ शुरू हुआ। तो यहाँ पर वो देखकर शॉक्ड रह गए थे कि आखिरकार यहाँ पर दो आनंद कैसे थे। असल में यहाँ पर टाइम ओवरलैप कर रहा था, यानी कि टाइम लूप जो था वो ओवरलैप कर रहा था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर किसी भी वक्त पर कोई भी कैरेक्टर जा सकता है। हो सकता है कि वो 1 घंटे पहले पहुंचेगा या फिर 1 घंटे बाद पहुंचेगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करो। कोई भी कैरेक्टर किसी भी टाइम के अंदर शिफ्ट हो सकता है, लेकिन वो वहां पर सेम चीजें होते देखेगा। बस यही हो सकता है कि वो 10-20 मिनट पहले पहुंचा होगा या फिर 10-20 मिनट बाद पहुंचा होगा। खैर अब यहाँ पर जो कुछ पहले हुआ था वही होता है। अशोकन की चोट से खून की बूंद नीचे गिरती है और टाइमलाइन फिर से शिफ्ट होती है क्योंकि उसने फिर से गन चला दी थी। अब आनंद फिर से वही 1940s और 1960s वाली टाइमलाइन में चला गया था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। लेकिन तभी उसको एक बात याद आती है कि उस आदमी ने कहा था कि जब जब जमीन पर खून गिरेगा और गन शॉट की आवाज होगी वो स्टैचू उसे वक्त के भंवर में फेंक देगी, यानी कि किसी और वक्त में शिफ्ट कर देगी। और ये लूप उन स्पेसिफिक टाइमलाइंस में कंटिन्यूअसली प्ले होता रहेगा जिन टाइमलाइंस के अंदर उस जमीन पर खून गिरा होगा, गन शॉट की आवाज हुई होगी। लेकिन आनंद ये सोचता है कि अगर वो लूप स्टार्ट होने से पहले ही उसको रोक दे तो क्या होगा, और अगर वो किसी का खून नीचे जमीन पर गिरने ही ना दे तो, और ना ही गन शॉट की आवाज हो तो क्या होगा। और बस अब तभी आनंद जो होता है उसके पास में गन तो नहीं थी, लेकिन चिल्लाने का रास्ता तो था, उसका मुंह तो था। तभी वो एक शार्प स्टिक से, यानी कि लकड़ी की स्टिक से अपने हाथ पर कट लगाता है और खून गिराता है जमीन पर और बहुत तेज चिल्लाता है, जिसके बाद में वो 1994 वाली टाइमलाइन में चला गया था। इसका मतलब साफ था, या तो गन की आवाज हो या चिल्लाने की आवाज हो, यानी कि आवाज बहुत तेज होनी चाहिए, साथ ही साथ जमीन पर खून गिरना चाहिए, तभी टाइम शिफ्ट होता है। अब 1994 वाली टाइमलाइन के अंदर हम रेजी को भी देखते हैं, जो कि तब टेलीपोर्ट हुआ था जब अशोकन का खून जमीन पर गिरने से लूप शुरू हुआ और गन की आवाज भी हुई थी। खैर फिर रेजी दलदल से बाहर निकलकर भागने लगता है और उसको एहसास होता है कि उसकी दीदी वहां पर है। वहीं 1994 में हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि वो अपने भाई के साथ स्कूल से घर जा रही थी, लेकिन उसके भाई को जंगल में एक व्हाइट हॉर्स दिखता है और वो उसके पीछे जाने लगता है और वो छोटी लड़की भी अपने भाई के पीछे जाती है और वहां पर उन्हें रेजी मिलता है। और यहाँ पर आता है एक और शॉकिंग ट्विस्ट। असल में वो छोटी लड़की रेजी की बड़ी बहन थी और वो जो छोटा लड़का था ना वो खुद रेजी था, यानी कि वो यहाँ पर पहले 1994 में ही आ चुका है। और तभी उसको एहसास हो रहा था कि यहाँ पर उसकी दीदी है। सबसे बड़ी बात कि इसलिए ही शायद से वो इस जंगल में आने से डर रहा था। एनीवेज अब छोटा रेजी तो जंगल से बाहर भागने लगता है, लेकिन रेजी की बहन जंगल के अंदर भागने लगी थी और रेजी भी उसके पीछे जाने लगता है, यानी कि बड़ा रेजी, और अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम आनंद को देखते हैं जो कि रेजी को भागते हुए देखता है, तो आनंद उसके पीछे जाता है और उसको सर सर कहकर रोकने लगता है। तभी वो लड़की जिसने की मूवी की शुरुआत में शूट किया था वो रेजी को शूट कर देती है और हमको समझ में आता है कि आखिरकार हुआ क्या था। और अब लूप फिर से रिपीट हो गया था। जिस लड़की ने शूट किया था वो काफी डर चुकी थी। उसके सामने आनंद आता है जो कि उस पर चिल्लाता है, लेकिन लूप तो फिर से शुरू हो चुका था और टाइम शिफ्ट हो गया था क्योंकि यहाँ पर खून गिरा था, साथ ही साथ बहुत तेज गन की आवाज हुई थी। अब लूप फिर से रीसेट होता है और आनंद जो था वो 1994 के उस समय में पहुंच गया था जहां पर आनंद पीटर को बचाता है जिस पर उन क्रिमिनल्स ने हमला कर दिया था। और वो पीटर को कहता है कि वो किसी को भी अब शूट ना करे। फिर आनंद जल्दी से स्टीफन के पास जाता है और वो स्टीफन को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन स्टीफन वहां से जाने के लिए राजी नहीं था। वो कहता है कि यहाँ पर वो क्रिमिनल्स को पकड़ने आया है और उसके लोगों को उन्होंने मारा है, तो वो उनको बिना खत्म करे यहाँ से नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जो कि मेरे ख्याल से दिमाग खराब कर देने वाला था। यहाँ पर आनंद स्टीफन को बताता है कि स्टीफन असल में उसके पिता हैं। जी हाँ, पहले तो स्टीफन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। आनंद उसको बताता है कि उसके पिता 26 मई 1994 को गायब हुए थे, यानी कि उस दिन जब आनंद पैदा होने वाला था। और आपको याद होगा कि स्टीफन ने कहा भी था कि आज उसकी वाइफ की डिलीवरी है और वो अपने बच्चे को देखे बिना मरना नहीं चाहता। इनफैक्ट उसके पास अपने डैड की बस एक ही फोटो थी और आनंद स्टीफन को इतने प्रूफ दिखा देता है कि स्टीफन को भी भरोसा हो गया था। इनफैक्ट उसने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया था जिस पर DOB भी होता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। और आनंद पैदा हुआ था 26 मई 1994 को। अब आनंद जो होता है वो
स्टीफन को और चीजें साबित करने के लिए, यानी कि अपने पिता को साबित करने के लिए वो सारी बातें बोलने लगता है जो कि होने वाली हैं। लाइक चमगादड़ की पोटी होगी और मुथुवेल हेल्प मांगेगा, और सेम वैसा ही होता है। लेकिन इस बार आनंद स्टीफन को किसी को भी शूट करने के लिए मना करता है, और यहाँ पर तभी शॉकिंगली हम एक और आनंद को देखते हैं, और ये वो आनंद है जो कि पहले स्टीफन से मिला था। लेकिन इस बार जो आनंद स्टीफन से मिला है वो पहले वाले आनंद के आने से पहले ही स्टीफन के पास आ गया था। यानी कि पेड़ के पीछे जो छुपा हुआ था वो वाला आनंद था जब वहां पर वो स्टीफन के साथ मिलकर भागा था जब मुथुवेल को हेल्प की जरूरत थी। लेकिन उस टाइम तक उसको इस लूप के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। फिलहाल वाला जो आनंद है उसको टाइम लूप के बारे में, यहाँ पर बहुत सारे डियटी के बारे में, क्रोस के बारे में, किंग के बारे में पता है। अब देखो यहाँ पर जो आनंद है उसको मैं नॉलेजेबल आनंद कहूंगा। एनीवेज अब स्टीफन जो होता है वो जाकर मुथुवेल को वैसे ही बचाता है जैसे कि सब कुछ हो रहा था, यानी कि जैसा कि उस टाइमलाइन में घटित होना चाहिए था। लेकिन तभी नॉलेजेबल आनंद जो होता है वो स्टीफन से गन लेकर उन क्रिमिनल्स को वहां से भगा देता है, और वो स्टीफन से ये कहता है कि वो उन क्रिमिनल्स को बाद में पकड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें उस जमीन पर खून नहीं गिरने देना है, ना ही कोई तेज आवाज होनी चाहिए और ना ही गन शॉट होनी चाहिए। और ऐसे आनंद ने 1994 का एक लूप तोड़ दिया था, यानी कि अब तक तो वो सब कुछ सही कर चल रहा था। अब इसके बाद में नॉलेजेबल आनंद जो होता है वो स्टीफन को बोलकर बाकी टीम मेंबर्स को उसी स्टैचू के पास मिलने के लिए बुलाता है, और हम देखते हैं कि सेल्वम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि ना ही उसका खून गिरा था ना ही कोई गोली चली थी, तो वहां पर वो तो खत्म होना ही था। खैर फिर बाकी की टीम उस स्टैचू के पास जाती है और वो सभी एक साथ उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो सभी बार बार उसी स्टैचू के पास ही आ जा रहे थे, और वो सभी अलग अलग होकर भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो सभी बार बार उसी स्टैचू के पास आ रहे थे। तब आनंद को याद आता है कि पीटर उस जंगल से बाहर निकल गया था, और आनंद को याद आता है कि वो आदमी भी वैसे ही स्पाइरल वाले सिंबल बना रहा था। आपको याद होगा कि पीटर जब आनंद से 2024 के अंदर उस गाड़ी से टकराया था तो वो सड़क के ऊपर स्पाइरल बना रहा था, यानी कि पीटर समझ गया था कि उसको बाहर कैसे निकलना है। लेकिन फिलहाल इस चीज को समझ लिया था आनंद ने। खैर अब नॉलेजेबल आनंद और बाकी सभी सर्कल में उस स्टैचू के चक्कर काट काट कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, और ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्राइब जो थी वो इस स्टैचू के इर्द गिर्द स्पाइरल में ही घुमा करती थी, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर इसी तरह से बाहर कैसे निकला जा सकता था। यानी कि यहाँ पर कोई कंटिन्यूअस लूप नहीं है। अगर आप फिगर आउट कर सकते हो तो आप स्टैचू के इर्द गिर्द घूमकर यहाँ से बाहर भी निकल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ रोकना है, कर्स रोकना है, तो आपको इनिशियली यानी कि उस राजा को रोकना होगा। यानी कि एक तो ऐसी चीज होती है कि लूप के अंदर फंस गए तो उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो और आसान कर दूं तो यहाँ पर कोई भी पैरेलल यूनिवर्स नहीं थे। जो फिल्म है वो ऑपरेट कर रही है एक ही सिंगल टाइमलाइन पर, जो कि चेंज होती रहती है जब भी कर्स ट्रिगर होता है, और वहां पर उस वक्त जो कैरेक्टर फंसे हुए होते हैं, जिनका वहां पर खून बहा होता है और वहां पर गन शॉट की आवाज होती है, और जो उनके साथ होते हैं वो हमेशा अलग अलग टाइम के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में पहुंच जाते हैं। अब जैसा कि आनंद और बाकी सभी सर्कल में उस स्टैचू के चक्कर काट रहे थे तो ये काम भी कर रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी कि वो क्रिमिनल्स उनका पीछा कर रहे थे, और वो एक एक कर पहले तो मुथुवेल को खत्म करते हैं और फिर वो मुनिसामी को भी खत्म कर देते हैं। अब वो स्टीफन को भी मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस बार आनंद, स्टीफन और पीटर भी पीछे नहीं हटते और वो उन चारों क्रिमिनल्स को खत्म कर देते हैं। हालांकि वो क्रिमिनल्स उन तीनों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो तीनों उन क्रिमिनल्स को खत्म कर देते हैं। खैर अब अचानक से बारिश होने लगती है और ये लोग काफी चलते रहते हैं, जिसके बाद बारिश रुकती है और पीटर चलते चलते इतना थक गया था कि उसको वॉमिट होने लगती है और अब वो आगे और नहीं जा सकता था। लेकिन जब स्टीफन उसको हिम्मत देता है तो वो ठीक हो गया था और वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल जो कि बच गया था वो आकर एक लकड़ी से उनके ऊपर स्टैब करने लगता है, लेकिन आनंद को बचाने के लिए सामने स्टीफन आ गया था, जिसके कंधे पर चोट लग जाती है और वो क्रिमिनल जो होता है वो वहां से भाग जाता है। अब आनंद जो होता है वो स्टीफन को इस लकड़ी को बाहर निकालने से रोकने लगता है, लेकिन तब तक स्टीफन ने लकड़ी को बाहर निकाल दिया था और अचानक से खून की एक बूंद नीचे गिर जाती है, जिससे कि अचानक से आसमान काला हो गया था और बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं। लेकिन होता यह है कि इस बार टाइम में कोई भी शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोई भी तेज आवाज नहीं हुई थी। तो ये चीज इस बात को कंफर्म कर देती है कि खून गिरने के साथ साथ बहुत तेज आवाज भी होनी चाहिए, तभी टाइम शिफ्ट होगा। खैर अब उन सभी को कोई ना कोई आवाज आ रही होती है और सभी अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जाने के लिए बोल रहे थे। पीटर जो था वो आनंद के ऊपर शक कर रहा होता है कि आखिरकार ये इंसान है कौन, और उसकी वजह से इतने सारे उसके साथी मारे गए थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर आनंद तो बस अपने पिता को बचाना चाहता था ताकि वो बिना बाप के बड़ा ना हो, और इसलिए उसने यहाँ पर 1994 की ही टाइमलाइन को चुना था। अदरवाइज वो जाकर जेम्स को भी बचा सकता था, उन बच्चों को भी बचा सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पहले 1994 की टाइमलाइन का ही दिखाया गया। अब आनंद जो होता है वो सीधा क्रोस की आवाज यानी कि कौओं की आवाजों का पीछा करता है। तो वहां पर उनको रोड पर एक कार की आवाज आ रही होती है, उसका पीछा करते हुए वो तीनों रोड तक पहुंच गए थे। फिर आनंद वहां से आ रही कार को रोकता है और उसके ड्राइवर से डेट और साल पूछता है, और आज डेट होती है 26 मई 1994,
यानी कि उसने फाइनली अपने पिता को बचा लिया था। फिर आनंद जो होता है वो स्टीफन और पीटर को कार में बैठाकर वहां से भेज देता है, लेकिन जाने से पहले वो स्टीफन से कहता है कि अब वो जाकर अपने बेटे को देख सकता है, क्योंकि बिना बाप के बड़ा होना बहुत मुश्किल था। अब देखो 2024 के अंदर हमने पीटर को ट्रांसपोर्ट होते देखा था, लेकिन वहां पर वो जिंदा नहीं बच पाया, लेकिन इस बार 1994 के अंदर वो जिंदा था। और देखो यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स के साथ में जो कुछ हुआ था वो सब कुछ होना बिल्कुल निर्धारित है, लेकिन एंड में जो ट्विस्ट आएगा उससे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एनीवेज इसके बाद में आनंद वापस जंगल में जाता है और जाकर वो स्टैचू के आगे खड़ा हो गया था। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो 1994 से बिलोंग नहीं करता। और अब उसको आइडिया आता है कि वो गन से खुद को ही शूट कर लेता है, जिसके चलते गन की आवाज भी हुई थी और उसका खून नीचे भी गिरा था, और ये गन उसने स्टीफन से ही ली थी। खैर अब यहाँ पर उसका लूप खत्म हो गया था, और क्योंकि 1994 के अंदर स्टीफन और उसकी टीम बच गई थी तो 1994 वाली टाइमलाइन का लूप क्रिएट करने वाला कोई भी नहीं था। और अगर 1994 वाला लूप ही नहीं बनेगा तो आनंद, रेजी और अशोकन को जाकर जंगल में स्टीफन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 2024 वाली टाइमलाइन का लूप भी क्रिएट नहीं होगा। यानी कि ये लोग जो थे वो स्टीफन को ही ढूंढने तो आए थे, लेकिन जब जंगल के अंदर स्टीफन ही नहीं होगा तो यहाँ पर ये कर्स में फंसेंगे कैसे। तो इस तरह से यहाँ पर 1994 वाला लूप और 2024 वाला लूप खत्म हो गया था। खैर अब आनंद की आंख हॉस्पिटल में 2024 में ही खुलती है, लेकिन उसको सब कुछ याद था जो भी उसके साथ हुआ। लेकिन वो खुश था क्योंकि उसके साथ उसके पिता स्टीफन थे और आनंद की माँ भी जिंदा थी, और अब उनकी एक कंप्लीट फैमिली थी, उसकी बेटी हुई थी, और वो पापा तो बन ही गया था। खैर फिर इसके बाद में आनंद अब ड्यूटी के लिए उसी सेम केरला के गांव में जा रहा था जहां पर वो पहले गया था, लेकिन इस बार डिफरेंस ये था कि आनंद अब एएसआई था, क्योंकि उसका पिता कभी खत्म नहीं हुआ। एंड ऑब्वियस सी बात है, इंस्पेक्टर का बेटा यहाँ पर कोई कांस्टेबल थोड़ी बनेगा, ना ही वो अनाथ पैदा हुआ था। अब रास्ते में आनंद को अशोकन भी मिलता है, जो कि उसको सर बोलता है, जिसकी कार खराब हो गई थी। अब अशोकन को वहां पर देखकर आनंद को डर लग रहा होता है कि कहीं लूप फिर से शुरू ना हो जाए। सारी चीजें सेम हो रही होती है। इनफैक्ट रेजी ने उन लड़कों को पकड़ लिया था और 2 लड़कियों को पकड़ लिया था जो कि गाड़ी में गलत कंटेंट शूट कर रहे थे, ये भी सेम चीज रिपीट हो रही थी। खैर आनंद अब अशोकन की ही कार में बैठकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है, और आनंद देखता है कि वो उसी जगह से गुजर रहे थे जहां पर पीटर उनकी कार के सामने आया था, और वहां पर उसको डियर भी दिखाई देता है। सेम चीज उसने पहले भी नोटिस करी थी। खैर अब तभी हम नोटिस करते हैं कि शॉकिंगली सेम चीज होती है और आनंद के सामने कोई टकरा जाता है। अब आनंद जल्दी से कार से बाहर निकलता है, लेकिन कार के सामने पीटर नहीं था, बल्कि वो लड़की थी जिसने की रेजी को शूट किया था। यानी कि उन 5 स्टूडेंट का ग्रुप था, जिसके अंदर 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे, जो कि सुअर का शिकार करने आए थे, लेकिन उस लड़की ने रेजी को शूट कर दिया था। और हमको याद हुआ कि वो लूप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तो बेशक से हो सकता है कि आनंद ने 1994 और 2024 वाले टाइम को चेंज कर दिया था, लेकिन आनंद इन सब से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब फिर से क्यों हो रहा था और उसको सारी चीजें याद क्यों थी, क्योंकि उसने तो लूप तोड़ दिया था। और अब वो जल्दी से उस लड़की को कार में लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। अब आनंद उस लड़की का फोन लेता है ताकि वो उसके माता पिता को कॉल कर सके, लेकिन जब वो उसके फोन को देखता है तो उसको देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा और बहुत ही ज्यादा दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट। आनंद देखता है कि उस लड़की के फोन के वॉलपेपर पर उस लड़की के साथ आनंद खुद था, जो कि बूढ़ा हो गया था। आनंद ये समझ जाता है कि ये लड़की उसकी बेटी है फ्यूचर से, लेकिन तभी आनंद की बेटी उसे पापा बुलाती है और वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। फिर आनंद कार रुकवाता है और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो नीतू को कॉल करके अपनी बेटी की खबर लेता है। यहाँ पर आनंद बहुत दुखी था और तभी वो अपने सामने जंगल के पास उसी पोर्तुगीज राजा को देखता है, जो कि अपने सफेद घोड़े पर था। और आपको याद होगा कि छोटा रेजी जो था वो इसी सफेद घोड़े को देखकर जंगल के अंदर गया था। अब देखो फिलहाल जो टाइमलाइन है उसके अंदर तो आनंद की बेटी जिंदा है और वो मरेगी आज से 20 साल बाद, यानी कि 2044 में। अब आनंद ये समझ जाता है कि उसकी बेटी उसी पोर्तुगीज किंग से बचकर शायद भाग रही होगी, और यहाँ पर वो किंग आनंद को एक टॉन्टिंग भरा लुक देता है, क्रीपी सी स्माइल देता है। और आनंद यहाँ पर समझ गया था कि खाली लूप तोड़ने से काम नहीं चलेगा, उसको यहाँ पर कोर को ठीक करना पड़ेगा, यानी कि वो हादसा होने से रोकना होगा जब किंग ने यहाँ पर पूरी ट्राइब को खत्म किया था और कौओं को जलाया था। और यही सेम बात उस मिस्टीरियस आदमी ने उससे कही थी। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि डीएटी ने इस चीज के लिए आनंद को चुना था, अदरवाइज वहां पर और भी कैरेक्टर थे, लेकिन सिर्फ आनंद को ही ये सब कुछ पता चला, क्योंकि वो आदमी यहाँ पर जो था वो और लोगों को ये बात बता सकता था, लेकिन सिर्फ आनंद था जो कि इस चीज को ठीक कर सकता है और इस चीज को होने से रोक सकता है। और बूम, इसी पोटेंशियल सीक्वल की होप में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी संभवम अध्यायम ओनो फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। आई नो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन मैंने जितना इजी हो सके उतना इजी तरह से आपको समझाने की कोशिश करी है।
सिंपल सी बात है कि पोर्तुगीज राजा था, उसने एक ट्राइब को मार दिया था। जितने भी क्रोस थे जिनको ये पूजा करते थे उन सबको भी खत्म कर दिया। उसके बाद में जो डियटी थी वो बहुत ही आक्रामक हो गई, उसने वक्त को कंट्रोल कर लिया और तभी उस पोर्तुगीज राजा और उसकी सेना को यहीं पर ट्रैप कर दिया। अब जब भी कोई इस जंगल के अंदर आता है और जब भी कोई खून की बूंद गिरती है या फिर कोई आवाज साथ में हो जाती है तो ये लोग यहाँ पर एक लूप के अंदर फंस जाते हैं और वो कभी भी जंगल से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि वो इस ट्रैप को ना तोड़ दें। मुझे ऐसा लगता है कि डियटी जानबूझकर यहाँ पर लोगों को फंसाती है ये देखने के लिए कि कौन अच्छा इंसान है और कौन उस डियटी की हेल्प कर सकता है इस चीज को होने से रोकने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डियटी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है और बहुत ही ज्यादा गिल्ट में है कि यहाँ पर सारी ट्राइब उसको पूजा करती थी लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बचाया, जिसके चलते वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आनंद जो है वो आकर सबको बचा लेगा। अब उसके बाद में पहले लोग जो फंसे हुए दिखाए गए थे वो था वो पोर्तुगीज कपल। उसके बाद में आता है 1994 का समय जब स्टीफन गायब हुआ था और सेम उसी वक्त पर रेजी और उसकी बड़ी बहन भी वहां पर आ गए थे। उसके बाद में स्टीफन जो होता है वो किसी तरह से 2024 में कनेक्ट कर लेता है अशोकन और आनंद से, जिसके चलते अशोकन, आनंद और रेजी यहाँ पर आ जाते हैं और दलदल में गिरने की वजह से वहां पर एक और लूप बन गया था और ये लोग भी वहां फंस गए थे। तो 2024 की एक और टाइमलाइन बन गई और मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल बाद जब यहाँ आनंद की बेटी बड़ी होगी तो वो भी यहाँ पर किसी तरह से शिकार करने आई होगी। अब हो सकता है कि उसने सुअर का शिकार करने से पहले किसी और का शिकार किया होगा, हो सकता है वो जो डियर दिखाया गया था वो उसकी आत्मा थी और उसी का शिकार करा गया होगा और इसी के चलते आनंद की बेटी वहां पर फंस गई थी, जिसके बाद उसने रेजी को भी शूट कर दिया और इसी तरह से ये अलग अलग वक्त में घूमे जा रहे थे। मतलब है तो एक ही टाइमलाइन जो कि 1400 से लेकर 2044 तक चलती आ रही थी, लेकिन बस यहाँ पर कैरेक्टर जो थे वो बार बार एक लूप में फंस जाया करते थे, अलग अलग समय में शिफ्ट होते रहते थे। पूरी तरह से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि जब तक आप इसको शुरुआत से नहीं रोक देते, यानी कि पोर्तुगीज राजा को। और देखो हो सकता है कि जैसे यहाँ पर हमको अलग अलग आनंद दिखाए गए थे जो कि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में दिख रहे थे, तो हो सकता है कोई एक आनंद जो था वो पक्का उस किंग से मिल गया होगा, जिसके चलते ही जो यहाँ पर आनंद आया था उसको देखते ही किंग तुरंत पहचान गया और उसको एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा था। कहीं ना कहीं किंग जानता था कि ये जो लड़की है वो आनंद की ही बेटी है और इनडायरेक्टली वो उसको चैलेंज दे रहा था कि अगर वो उसको रोक सकता है तो रोक ले। एंड आई बिलीव कि एक और चीज ये हो सकती है कि किंग जो था वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन हो सकता है कि पहले वाले आनंद से वो कभी मिला होगा, जिसके चलते वो शॉक्ड हो गया था कि यहाँ पर आनंद बाहर कैसे निकल गया, जबकि वो यहाँ से कभी आज तक बाहर ही नहीं निकल पाया था। अब देखो सिंपल सी बात है कि जब आनंद ने स्टीफन को यहाँ पर रोक दिया था, स्टीफन को बाहर निकाल दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टीफन ने कुछ भी शुरू नहीं किया, किसी को भी नहीं मारा था, कोई भी क्रिमिनल जो था उसका खून नहीं बहाया गया था। देखो एक क्रिमिनल था वो तो यहाँ पर था, लेकिन किसी का भी खून यहाँ पर नहीं बहाया गया था, तो इसी के चलते स्टीफन वहां से बाहर निकल गया। तो जब 1994 के समय में स्टीफन के साथ कुछ हुआ ही नहीं था, तो यहाँ पर 2024 में स्टीफन का कॉल इनके पास नहीं आएगा वॉकी टॉकी के जरिए, और ना ही फिर अशोकन, रेजी और आनंद इस जंगल के अंदर जाएंगे, जिसके चलते 2024 वाला कर्ज भी एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को देखते हुए आनंद तो पक्का इस जंगल के अंदर जाने वाला था। हो सकता है कि उसके पीछे पीछे रेजी और अशोकन फिर से वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रही थी। बस डिफरेंस ये था कि इस बार आनंद यहाँ पर इंस्पेक्टर था। अब अगले पार्ट के अंदर आनंद अपनी बेटी को बचाने के लिए फिर से इसी शापित जंगल के अंदर जाएगा, जहां पर फाइनली वो राजा को रोकने की कोशिश करेगा और हमको और भी ढेर सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन पसंद आ गई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसके पार्ट 2 के लिए, जो कि शायद से जल्दी आने वाला है। और हाँ, फ्रॉम सीरीज के सीजन 4 का पहला एपिसोड आ चुका है, उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, डिटेल्स काफी सारी है, वीडियो काफी लंबी होगी, नॉर्मल वीडियो की तरह बिल्कुल नहीं होने वाली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और फ्रॉम सीरीज के बाकी सीजन्स को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने ली क्रॉनिन्स द ममी फिल्म को और भूत बंगला को एक्सप्लेन कर दिया है, इनकेस आपने उनको मिस कर दिया है जाकर देख लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए